स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं बातें विशेष। कैमरे में मेरे साथ अजय हैं, डिजिटल विंग से मेरी सहयोगी दिव्या हैं। इनफैक्ट डिजिटल के लिए वो बहुत इसरार करती रहती हैं। आप ये समझते हैं कि हम लोगों को डिजिटल अडॉप्ट करना पड़ रहा है। हमारे जहन में ये उस तरीके से पैबस्त नहीं है जैसा अभी जो जनरेशन बड़ी हो रही है उसके लिए जितना हैंडी और इजी है, उस हिसाब से कई बार ये भी महसूस होता है कि कदम ताल मिलाना मुश्किल है। लेकिन ये बहुत एंजॉयबल भी है। ये इसमें आप लोगों से बात करने का एक अलग फ़न है, अलग मज़ा है। बहरहाल आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है अफ़गानिस्तान में हुए जो ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत डराने वाले, बहुत भयावह और बहुत सारे असरात को अपने अंदर, बहुत सारे रेमिफिकेशंस को, फॉल आउट्स को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तालिबान अपना एक बदला हुआ चेहरा पेश करना चाहता है। वो ये दिखाने की कोशिश में है कि हम सबसे अच्छे संबंध चाहते हैं, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते और हम सिविलियन फ़्लाइट्स को भी आने जाने देंगे। लेकिन तालिबान की कहने में और तालिबान के करने में कितना बड़ा फ़र्क है ये आप दोहा में हुए उस समझौते से समझ सकते हैं जो अमेरिका और तालिबान के बीच में हुआ था, जिसमें अमेरिका को एश्योर किया गया था तालिबान की तरफ से कि हम स्मूथली होने देंगे, आपका ट्रूप विड्रॉल आसानी से होगा और हम इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। कितनी बातें अमेरिका के साथ कही हुई उसने निभाई कि आने वाले दिनों में वो निभाएगा, जाहिर है ये सामने आ रहा है। जो लोग परेशानी में मौका देखते हैं, जो समझते हैं घाव है, नासूर बन गया है, अब मरहम बिकेगी, ये घाव और बड़ा नासूर बनेगा तो हमको और फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्क इसमें भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं और लोग तो ये भी मान रहे हैं कि इस प्रॉब्लम के इतने बड़े हो जाने देने में भी चीन का और पाकिस्तान का ही हाथ है। लेकिन अमेरिका को हम कैसे भूलें? अमेरिका को ये देखना पड़ेगा कि उसने अपनी विदेश नीति के संदर्भ में क्या किया है, ख़ास तौर से इस तरह के मामलों में। साउथ वियतनाम के मामले में वियतनाम में एक अधूरी लड़ाई वो छोड़कर वापस आ गया। इराक में हालात क्या हैं ये आपसे छिपे हुए नहीं, और अब लेटेस्ट अफ़गानिस्तान। ऐसे लाचार कैसे छोड़ा जा सकता है किसी एक मुल्क को जिसको आपने जिसका हफीज़ बनने की, जिसके प्रोटेक्टर बनने की आपने किसी समय का दम दिखाया था। अचानक से आपको पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन अब पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में ठिकाना मिल जाता है, आप उसको मार देते हैं और अचानक से आपका पूरा सिनेरियो बदलने लगता है। अब आपको लगता है हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, $61 ट्रिलियन यहाँ पर कुल खर्च हुए हैं 20 साल के इस ऑपरेशन में, लेकिन साथ में आपने यहाँ की तेल संपदा का दोहन भी किया है, ये भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि आपने यहाँ के हालात समझे नहीं। बाद में आपने ये कहा कि हम यहाँ एक विल इंस्टॉल अ गवर्नमेंट। व्हाट इज इंस्टॉलिंग अ गवर्नमेंट? ये कोई मशीनरी नहीं है कि आप ले जाकर इंस्टॉल कर देंगे। दूसरे स्टेट और पॉलिटी ये आपके लिए अवधारणाएं हो सकती हैं, लेकिन वो जहां पर लोग मुल्क से, मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं, वहां बगैर अंदर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, वहां की बिरादरी को, वहां के प्रेशर ग्रुप्स को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप कोई स्टेट और कोई पॉलिटी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट कोई इंस्टॉलेशन नहीं है जो आप कर देंगे और चल जाएगा। आपने वहाँ बेतहाशा पैसे फूके, आपने एक अवधारणा वहाँ बनाने की कोशिश की, उसमें पैसे भी फूके, लेकिन इसका हुआ क्या? रिसोर्सेस और पैसे आपने जो वहाँ भेजे वो कहा जाता है बेतहाशा करप्शन का बायस बन गए। और उसके ज़रिए जो लोग पिरामिड में टॉप में थे, गिने चुने थे, लेकिन उन लोगों ने अपने लिए रिसोर्सेज इकट्ठे किए। जनरल दोस्तम के घर पर जब तालिबान गया और दोस्तम के घर का जो आप देखते हैं उसमें जो उसका वैभव दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आलीशान दिखाई दे रहा है, वो यही दिखाता है कि ऊपर के लोगों ने अपने लिए मलाई इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। और यही वजह है कि ये भी कहा जाता है कि अशरफ गनी जब वहाँ से जा रहे थे तो तालिबान ने ये कहा कि 51 लाख अमेरिकी डॉलर वो अपने साथ लेकर जाने की कोशिश में थे। अब ये रकम एक्चुअली कितनी थी ये नहीं मालूम, लेकिन हेलीपैड में वो रकम छूट गई। तो पैसा इकट्ठा करने, अपने लिए संपदाएं जोड़ने, अपना भला चाहने, ऐसे सरकारें नहीं चलती। सरकारें जब तक लोगों के बारे में नहीं सोचेंगी, लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगी और उससे डेमोक्रेसी की फीलिंग लोगों के अंदर नहीं आएगी, तो हाल यही होगा। वो लोग जो वहाँ पर बड़े सैन्य अधिकारी बने हुए थे, अपने नीचे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयड दिखाते थे, जबकि वो लोग एम्प्लॉयड नहीं थे, उतने सैनिक थे नहीं। उनके नाम पर रसद का, उनकी तनख्वाहों का खर्चा लिया जाता था, वो अपने पॉकेट में डाला जाता था। इसीलिए आपने देखा कि वो जो अफगानिस्तान की तरफ से लड़ने वाले सैनिक कागजों में दिखाई देते थे, वो तालिबान के सामने एकदम बौने पड़ गए, क्योंकि तालिबान के सामने जो भी था उनमें वो उनका ऑब्जेक्टिव ठीक है या नहीं, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन उनका जो भी ऑब्जेक्टिव था उसके साथ वो जेन्युइन थे, ईमानदार थे। और इधर वाले लोग अपने साथ करप्शन की मलाई काटने के चक्कर में उन्हीं के साथ के लोगों को उनके सोर्सेस और उनके जायज़ हक से
डिप्राइव कर रहे थे, और इसीलिए कहीं कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दिखाई दिया। अगर रेजिस्टेंस होता तो शायद कहानी इतनी आगे इस तरीके से ना बढ़ती। और फिर अमेरिका तब, ठीक है, आपने स्टेप वाइज एक विड्रॉल के बारे में घोषणा की थी, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते थे कि आप अचानक अपने सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस से, जो कि राजधानी के पास में ही है, उससे आप रातों रात लोगों को खाली कर दें और ले जाएं वहां से? अमेरिका ने ये जो किया है, ये वहाँ पर आज के हुक्मरानों को इसके जवाब देने पड़ेंगे। अगर उनको इस बारे में जवाब देने पड़े थे कि आपने वहाँ इतनी फोर्सेस क्यों भेजी और आपने इतने पैसे अमेरिका के क्यों खर्च किए, इतनी शहादत क्यों देनी पड़ी अमेरिकी सेना से जुड़े हुए लोगों को, तो ये सवाल भी पूछे जाएंगे कि जब इतनी बड़ी कीमत चुकाई ही थी तो हासिल क्या किया? क्या वो चीज़ हासिल हो गई थी, वो बात हासिल हो गई थी जिसके बाद आप वहाँ से निकल गए? बहरहाल, ये तो हो गया कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, आज के हालात की तर्जुमानी क्या है। लेकिन आगे अब क्या होगा? आगे अब ये होगा कि तालिबान वहाँ पर काबिज है। तालिबान कह रहा है कि हम किसी के जान माल को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हम यहाँ के लोगों की आवाज़ हैं, हम बाकी के देशों से अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन जब उससे पूछा जाता है भारत के साथ आप कैसे संबंध चाहते हैं, तो कहते हैं भारत के साथ हम अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में कई मुद्दे ऐसे हैं जो उन दोनों को सुलझाने हैं, लेकिन हमारी सीमाएं पाकिस्तान और भारत दोनों से लगती। अब इन बातों का मतलब क्या समझा जाए? उधर इमरान खान क्या कह रहे हैं? अफगानिस्तान आज आज़ाद हो गया, उसने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ फेंकी। पाकिस्तान का ये दो मुहापन, अभी तक जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो आज तालिबान के वहाँ पर कब्जे के बाद कह रहे हैं कि ये तो स्वतंत्रता हो गई अफगानिस्तान की और गुलामी की जंजीरें तोड़ फेंकी गई। पाकिस्तान के लिए ये दो मुहापन आने वाले दिनों में भारी पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो हालात बनेंगे उसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान के भीतर पड़ेगा। चीन इस सब में वो है जो वहाँ पर हर तरीके से अपना फ़ायदा देखने और उसको साधने में जुटा हुआ है, और हो सकता है आने वाले दिनों में चीन को इसमें और कामयाबी मिले, क्योंकि वो सीधे सीधे तालिबान को एड करना, सपोर्ट करना और अपने तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। और तालिबान भी जो कि उम्मत की और मज़हब की बातें करता है, उसका नज़रिया और रवैया भी आप देख लीजिए कि उइगर जो कि मुसलमान हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, उनके लिए वो कहता है वो मामला चाइना का है, वो जाने। आप जानते हैं यमन को लेकर मुसलमान ही है वहाँ, लेकिन सीधी लड़ाई कर ली जाती है। मतलब उम्मा की अवधारणा, मज़हब के आधार पर एका होने की अवधारणा, ये सूटेबिलिटी के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है, और जहाँ इसमें सुविधा नहीं मिलती उसको छोड़ दिया जाता है। भारत के हिसाब से ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए होने वाला है कि क्योंकि जैश और लश्कर, इनको आने वाले दिनों में सीधा और ताकत मिलेगी, बल मिलेगा तालिबान के वहाँ काबिज हो जाने से। और जैश और लश्कर दोनों ही भारत में न जाने कितनी गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, तो भारत को और सतर्क रहना पड़ेगा। वैसे भी टू फ्रंट चैलेंजेस हमारे पास बने हुए थे, और ये चैलेंजेस आने वाले दिनों में और बड़े हो जाने वाले हैं। क्या भारत अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देगा, या वो वेट एंड वॉच करेगा? ये जाहिर है भारत के लिए बहुत पेचीदा और यक्ष प्रश्न है। लेकिन अमेरिका के साथ अपने संबंधों को देखते हुए, अफ़गानिस्तान से अपनी प्रॉक्सिमिटी को देखते हुए, अफ़गानिस्तान में सरकार का असर पाकिस्तान में और पाकिस्तान का हमारी सरहद के पास से सीधा सीधा मामला जुड़ा होने की वजह से हमारे लिए सीधे सीधे बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। और वर्ल्ड ऑर्डर जो इमर्ज कर रहा है वो भी बहुत अजीब इमर्ज कर रहा है, जिसमें अगर हम टेररिस्ट्स को काबिज़ होने देते हैं, जिनको हम आतंकवादी मानते हैं, अगर वो काबिज़ हो जाते हैं और उस सरकार को हम बनते हुए देखते हैं, तो जैसा कहा गया था कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध, तो इसमें समर शेष है अभी, और नहीं पाप का भागी केवल व्याध। कहानी आपके सामने है, चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो स्पष्ट नहीं है वो बहुत जल्द स्पष्ट होने वाला है। चैलेंजेस पूरी दुनिया के लिए और बढ़ने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही।